नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा 10 घंटे की हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम आजादी की प्रेरणा, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसके साथ अन्याय किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गीत को बांटने की कोशिश की और इतिहास को मोड़ने का प्रयास किया। पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जवाब दिया कि पीएम हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हैं और नेहरू पर अनावश्यक निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू के योगदान पर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम को देश से जोड़ने वाला गीत है, इसे गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूछा कि यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर अब इस पर बहस क्यों? तो वंदे मातरम को लेकर जो विशेष चर्चा हुई है उसका हम आपको इतिहास बताते हैं कि 10 घंटे तक इसमें आज विशेष पहली बार 7 नवंबर 1875 को इसे जो है 1882 में ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदम का हिस्सा बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया और आजादी की लड़ाई का यह हिस्सा भी बना। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम पहली बार गाया था। 1937 में कुछ हिस्से को धार्मिक कारणों का हवाला देकर हटाने दिया गया। इसे एक आरोप के तौर पर माना जाता है। हालांकि 24 जनवरी 1950 को सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। वहीं आपको बता दें इसी दिन 1875 को अक्षय तृतीया के दिन में इसे लॉन्च किया गया था। मूल गीत में मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है। वहीं बात ये कहा जाता है, विवाद अगर बात करें तो इसे हिंदू धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया जाता है। 1909 में मुस्लिम लीग के नेता सैयद अली इमाम ने यह आपत्ति जताई थी। इमाम और उसके समर्थकों ने गीत को काफिरों का गीत तक कह दिया। इसके बाद 1937 में एक कमेटी का गठन किया गया जो आपत्तियों पर मंथन कर सके, मुस्लिम लीग के आरोपों को जांच कर सके। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस जो है सदस्य बनाए गए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर ये अहम फैसला दिया कि धार्मिक संवेदनशीलता के चलते सिर्फ गीत के पहले 2 ही छंद गाए जाएंगे। बीजेपी इस कदम को कांग्रेस की तुष्टीकरण बताती है, सीधा आरोप है। तो पूरे वंदे मातरम के अगर हम पूरी जो है अगर इतिहास में जाएं तो पीएम मोदी ने आज इस पर चर्चा की है। लोकसभा में वंदे मातरम पर आज चर्चा हुई है। पूरे 1 घंटे तक पीएम मोदी का भाषण जो है उसमें उसी पर आधारित रहा। प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह ने भी वंदे मातरम को लेकर अपनी बात यहाँ पर सदन में रखी। आरोप प्रत्यारोप रहा, लेकिन 1 घंटे के भाषण में सबसे ज्यादा बात यह रही कि वंदे मातरम तो चर्चा हो रही थी, साथ ही साथ मोदी ने नेहरू और कांग्रेस को भी इसमें लपेटा और सीधे साफ तौर पर आरोप लगाया कि अगर बंटवारे की वजह कोई बनी, वंदे मातरम जो है वो आधे हिस्से क्यों गाया जाता है। तो इन तमाम चीजों के लिए न सिर्फ नेहरू बल्कि पूरी कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम जब गया तो वो उसमें अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेजी सरकार को एक तमाचे की तरह लगा, जिसे कि तुष्टीकरण के तौर पर बाद में नेहरू ने स्वीकार कर लिया उनके आरोपों को। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ। नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने तक टेक दिए और आईएनसी के चलते ही फिर ये एमएनसी हो गया। ये तमाम तरह के भाषण में मुख्य बातें उन्होंने शामिल की। 121 बार उनके भाषण में अगर हम सुने तो इसका इस्तेमाल किया गया। 7 बार इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया गया, जिन्ना का 3 और मुस्लिम लीग का 5 बार भी जिक्र किया गया और कांग्रेस का आरोप के तौर पर 13 बार पूरे भाषण में 1 घंटे के जिक्र पीएम मोदी के भाषण में रहा। तो आपको बताया खास तौर पर आज 150 साल पूरे होने पर जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो ये 4 लोगों के भाषण तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी पार्टियां इसमें शामिल हो रही। पीएम मोदी ने 1 घंटे का पूरे भाषण दिया जिसमें उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वंदे मातरम अगर आधे हिस्से को ही गाया जा रहा है, अगर ये जो पूरा गीत है वो टूटा हुआ गाया जाता है
तो इसकी वजह जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए उनकी आपत्तियों के सामने, और धार्मिकता के आरोप को स्वीकार करते हुए मूल गीत से छेड़छाड़ कर केवल प्रथम 2 छंद को ही स्वीकार किया गया। केवल वो यही नहीं रुके, उन्होंने बार बार इस बात का भी जिक्र किया कि चाहे वंदे मातरम हो, चाहे भारत हो, अगर इसके टुकड़े हुए हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के तहत हुआ है। कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। तो वंदे मातरम को लेकर ये रही तमाम आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गीत के टुकड़े करने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए नेहरू और उनकी नीतियों और कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने और अन्य जो विपक्षी सांसद थे उसका जवाब भी दिया। अब आपको बता दें, जिस वंदे मातरम पर आज इतनी चर्चा हुई है उसका इतिहास क्या है असल में, जिसको हम राष्ट्रीय गीत के रूप में हमेशा गाते हैं, हर समारोह पर स्वीकार करते हैं। तो ये देखिए, वंदे मातरम का इतिहास 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना की गई थी। वंदे मातरम पहली बार आनंद मठ उपन्यास में 1882 में इसको प्रकाशित किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की। सन्यासी विद्रोह पर यह पूरा आधारित था आनंद मठ उपन्यास, जिसमें एक गीत के तौर पर जो कि जागरूक करता था उन लोगों को जो इस लड़ाई में शामिल थे, उनके लिए ये वंदे मातरम अपनी मातृभूमि की आराधना के तौर पर जारी किया गया था। मातृभूमि की वंदना जो है इस गीत के माध्यम से की जाती थी, और यही वजह है कि इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। आनंद मठ उपन्यास से इसे उद्धृत किया गया था। फिर इसके बाद अब आपको बता दें कि इनके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, वो 1938 को उनका जन्म जो हुआ था पश्चिम बंगाल के जिले में। 1869 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली, अंग्रेजी हुकूमत में डिप्टी मजिस्ट्रेट भी हुए, और 27 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना बंगाली उपन्यास लिखा आनंद मठ के रूप में, जिसमें उन्होंने इस गीत को शामिल भी किया, और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया, गीत के रूप में इसकी रचना की, और बाद में इसे अपना स्वर भी दिया, और पहली बार उन्होंने इसका गायन भी किया। तो वंदे मातरम, जिसे हम अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रत्येक समारोह में शामिल करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको संगीत दिया। उसके बाद 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार
वंदे मातरम गाया गया खुद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का इसे लॉन्चिंग सॉन्ग बताया, घोषित किया था। मार्चिंग सॉन्ग उन्होंने जो है अपनी सेना का इसे मार्चिंग सॉन्ग जो है घोषित किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम को दिया गया। वंदे मातरम का 150 साल का ये लंबी जो यात्रा है, उसे अगर ऐसे हम 2 रूप में देखें, 3 रूप में देखें, तो सभी जो हमारे महान विभूतियां थी उन्होंने इसे जो है क्रमशः आगे से सम्मान दिलाने में अपना प्रत्येक जो है उन्होंने योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हम बात करें, उन्होंने इसकी रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीत के रूप में जो है पिरोया, संगीत इसमें दिया और पहली बार अपना स्वर भी दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अपने सेना के मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इसको शामिल भी किया और फिर इन तमाम विभूतियों की अथक जो है योगदान का नतीजा था कि इसे 1950 में फिर राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, जिसे हम अभी अपने सभी समारोह में शामिल करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस समय देश में जो विमान यात्रियों का बेहाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिगो में परिचालन का संकट लगातार आज 7वें दिन भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसके में इंडिगो संकट में दखल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि अभी सरकार कदम उठा रही है, हमने जवाब मांगा है और हम ये समझते हैं कि लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार मामले को देख रही है, उन्हें ही इसे संभालने दें। और आपको बताते चलें कि दिल्ली एयरपोर्ट में सुबह यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई, जिसमें उड़ानों में देरी की संभावना जताई गई। हालांकि इसमें कैंसिलेशन की जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी। देश के सभी हवाई अड्डों पर लगभग 350 उड़ानें जो हैं वो आज रद्द की गई, जिसमें दिल्ली में 134, बेंगलुरु में 127, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में कुछ उड़ानें शामिल हैं। संकट का मुख्य कारण फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होने के कारण कॉकपिट क्रू की कमी भी बताई जा रही है। प्रभावित यात्रियों को अब तक 610 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जा चुका है। अलग अलग तरीके से इसमें जो है यात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपको बताएं कि जो अलग अलग एयरपोर्ट है, देश के जो सभी तमाम बड़े एयरपोर्ट हैं, उसमें ये कहा गया है कि उनके लिए बाकायदा होटलों की सूची तक जारी की गई कि जिन यात्रियों की फ़्लाइट कैंसिल हुई है वो उन होटलों में जाकर रह सकते हैं। इंडिगो ने ये सुविधा प्रदान की है यात्रियों को, लेकिन करीबन 10,000 से अधिक यात्री जो हैं वो प्रतिदिन इससे प्रभावित हो रहे हैं। किराया भी तय किया गया है, उसके बावजूद यात्रियों का आरोप है कि इस किराए के जो तय किया गया है सरकार के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ लगेज को लेकर भी शिकायतें यात्रियों के द्वारा दर्ज कराई गई है। तमाम तरीके से एक तरफ आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, चर्चा होनी थी वंदे मातरम पर, लेकिन विपक्ष ने ये मांग भी उठाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उनके संज्ञान में ये मामला है और सरकार को इसकी जानकारी भी दी गई है। सरकार इस मामले को देख रही है। 24 घंटे के भीतर इंडिगो से जवाब भी मांगा गया है। उसके बाद इसलिए उन्होंने अभी दखल देने से मना किया कि जब तक तमाम पक्षों से जवाब नहीं आ जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी तरह का दखल नहीं देगी। तो आपको बता दें 650 फ्लाइटें जो है वो कल रद्द हुई थी, वहीं आज 350 से ज़्यादा फ्लाइट जो है रद्द की गई है। रूट कॉज एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। वहीं पे शेड्यूलिंग जो है उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ रहा है। 7 दिन लगातार अगर आप देखें तमाम जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, अगर वहाँ की हालात आप देखें, सभी जगह यात्रियों के लगेज का वहाँ पर भंडार है और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, इन शहरों में इंडिगो ने होटलों की लिस्ट भी जारी की है और कहा गया है कि जिन यात्रियों की तो देखिए आप एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। यात्री अपने लगेज को लाइन में लगाकर, चूंकि तमाम सिस्टम अभी कोलैप्स है, और अगर आपको हम दिखाएं चार्ट, शेड्यूलिंग चार्ट जो है, तो एक के बाद एक तमाम फ्लाइटों के सामने आपको कैंसल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। कुछ फ्लाइटों को रीरूट किया गया है, जैसे कि
जो रायपुर आने वाली फ्लाइट थी दिल्ली से, उसे भुवनेश्वर से जो है वो रीरूट किया गया है। इसी तरह से बेंगलोर की फ्लाइट को जो है नागपुर के थ्रू रीरूट किया गया है। तो रीरूट कुछ फ्लाइटों को किया गया है, लेकिन अगर 70% फ्लाइटों की हालत देखें तो वो कैंसिल हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्रियों की यात्रा जो है वो कैंसिल हो रही है। भोपाल में आज ताजा आए एक लॉ जिहाद के मामले का जो है वो उस पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज लॉ जिहाद से पीड़ित एक युवक की घर वापसी कराई। विधि विधान से युवक ने फिर हिंदू धर्म अपनाया है। मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और अमन सिंह से अमन खान हो गया था। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया गया था। बाद में जब उसे ये एहसास हुआ कि एक जिहाद के चलते जो है उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उसने फिर यहाँ प्रशासन से मदद मांगी। मंत्री विश्वास सारंग सामने आए। गुफा मंदिर में युवक को ले जाया गया, जिसने अपना नाम अमन खान लिख लिया था। उसके बाद भोपाल में ही रहने वाले शुभम गोस्वामी को, तो अमन गोस्वामी जो है वो हो गया था, उसके में अमन खान अपने आप को लिखने लगा था। मुस्लिम लड़की से इसका प्रेम हुआ था। प्रेम जाल में फंसने के बाद जब उसने शादी की बात कही तो उसके लिए शर्त रखी गई कि मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद ही उसे जो है शादी की जाएगी। युवक का ये भी कहना, उसके परिजनों का आरोप है कि जमात में उसे जो है ले जाया गया, गोमांस खिलाया गया, लेकिन जब वो धर्म परिवर्तन तैयार नहीं हो रहा था तो लड़की ने 2022 में उस पर रेप का केस भी दर्ज कराया गया। जेल तक उसे भेजा गया और वहाँ से वापस आने पर लड़की ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर केस वापस लेने और शादी की बात कही। उसका नाम अमन खान रखा गया, लेकिन लड़का वहाँ पर रहकर लगातार जो है इस बात की शिकायत प्रशासन से करता रहा। उसे जो जुड़े हुए लोग हैं जिहाद से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। फिर जहांगीराबाद में युवक ने हिंदू संगठनों में कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर इसके लिखित में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इसमें पहल की, उनसे मुलाकात की और धर्म जो है अपने मूल धर्म में वापसी के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की, जिसके बाद आज घर वापसी के लिए गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शास्त्रानुसार मुंडन कराकर विधि विधान से उसका जो है हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। तो आपको बताएं, ये पूरे तौर पे अगर प्राथमिक तौर पर देखें लॉ जिहाद का मामला, युवक और उसके जो परिजनों का कहना है कि जिस युवती से वो प्रेम करता था उसकी शर्त थी कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद ही जो है उसे शादी की इजाजत मिलेगी। जब युवक ने मना किया, उस पर रेप का आरोप भी लगाया गया। केस वापस लेने के लिए धर्म परिवर्तन का फिर से दबाव बनाया गया और उसके बाद उसे यहाँ तक कि जमात में ले जाकर गौ मांस का भक्षण भी कराया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर युवक ने लगातार फिर कुछ हिंदू संगठन जुड़े हुए जो उसके मित्र हैं उनकी मदद उसने मांगी। लड़के ने फिर मामले में थाने में दर्ज कराई गई। इसके मंत्री विश्वास सारंग तक जब ये पूरा मामला पहुंचा तो फिर उन्होंने आज बाकायदा मंदिर ले जाकर युवक का मुंडन कराया। विधि अनुसार जो है उसका जनेऊ संस्कार किया गया, फिर उसकी मूल धर्म में वापसी की गई। परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा में बनाया गया था। परिवार के द्वारा बनाया गया था, कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे और उनके अनुसार मैंने उनकी जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मज़हब के साथ चला मैं। पर उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। तो मैं परेशान हो गया था जब मैं सुसाइड करने की हिम्मत आ गई थी। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पे बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती।
और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। धर्म परिवर्तन ही कराया, आज घर वापसी कराई है। जो बालक बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उनको पुनः गाय के बछड़े को गाय की गोद में बैठा दिया है। किस तरह से पद्धति बढ़िया सुंदर गंगाजल से स्नान कराया, मुंडन कराया, पहले फिर स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, पंचामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया और उसके हृदय से संकल्प करा दिया कि मैंने जो आज तक अपराध किया भूल में या किसी ने मुझसे कराया, मैं उसमें कभी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, हमेशा सनातन धर्म में ही रहूंगा। बात कर लेते छत्तीसगढ़ की, जहां गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में मिले सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक पुनरीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश की नगरीय निकाय, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज कई महत्वपूर्ण फैसले नई गाइडलाइन दरों के रूप में लिए गए हैं। ये इन फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अगर मूल बात हम करें, इन प्रभाव आदेश की 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर जो गणना की गई थी वर्तमान प्रणाली में, जिससे कि रेट कई गुना बढ़ के गए थे, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब जो पहले से जो रेट लागू थे वही लागू होंगे। नगर निगम क्षेत्र में 50 डिसमिल, नगर पालिका में 37.5 डिसमिल, अगर नगर पंचायत में 25 डिसमिल तक स्लैब में दूर से मूल्यांकन किया जाएगा, दर उसके पुराने दर से, जिस तरह से उन दरों में किया जाता था। वहीं बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होगी, साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान, कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर ही बाजार मूल्य के हिसाब से गणना का प्रावधान हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्डअप एरिया के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। ये प्रावधान मध्य प्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से नगरीय प्रशासन से की जा रही थी। वही नए प्रावधान की अगर हम बात करें, वर्टिकल डेवलपमेंट को गति भी मिलेगी, साथ ही शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड की अगर बात करें तो बहुमंजिला भवनों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट का नया प्रावधान भी लागू किया गया है। बेसमेंट और प्रथम तल पर 10%, द्वितीय तल पर, उसके ऊपर के तल पर 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। मध्यम वर्ग का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी राहत इसमें मध्यम वर्ग को मिली है, रियल एस्टेट को मिली है। और नई दरों से ये गाइडलाइन जो है अब नई दरों से ही लागू होगी तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इन्हें लागू कर दिया गया है। तमाम जो नए प्रावधान जोड़े गए थे उसे समाप्त कर दिया गया है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पुनरीक्षण कमेटी जो है अंतिम रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर अभी और इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो इस तरह से तमाम सेक्टरों को, मध्यम वर्गीय परिवार की हम बात करें, खासतौर पर रियल एस्टेट वालों की बात करें, और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको भी इससे काफ़ी फैसला जो है राहत मिलेगी इस फैसले। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद एक जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।